अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफे। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन एक प्रीलियम पेपर की। बट ये प्रीलियम पेपर जोलॉजी वन यानी कि फर्स्ट ईयर का जोलॉजी का पेपर है, जो कि डीजे साइंस कॉलेज का पेपर है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस द प्रीलियम पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी, जो कि डीजे साइंस कॉलेज का है। ठीक है, तो अगेन पेपर के अंदर तीन सेक्शन है। सेक्शन ए इज फॉर एमसीक्यूज, सेक्शन बी इज फॉर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एंड सेक्शन सी इज फॉर द डिटेल आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से, यानी कि सेक्शन ए से। ठीक है, सो सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज द कनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, कनाल सिस्टम आपको किसके अंदर मिलता है? अगर मैं कनाल सिस्टम की बात करूं तो कनाल सिस्टम आपको आर्थ्रोपोडा में मिलता है? नहीं भाई, आर्थ्रोपोडा के अंदर किसी किस्म का कोई कैनाल सिस्टम नहीं होता। फिर मैं बात करता हूं मोलस्का की। नहीं, मोलस्का के अंदर भी किसी किस्म का कैनाल सिस्टम नहीं होता। फिर हम बात करते हैं एनालिडा की, तो एनालिडा के अंदर भी किसी किस्म का कैनाल सिस्टम नहीं होता। जबकि अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, यस, स्पॉन्जेस के पास कुछ हद तक कैनाल सिस्टम होता है। कैसे? आपने सुना होगा कि आपकी जो स्पॉन्जेस होते हैं, इन स्पॉन्जेस की बॉडी में डिफरेंट छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से वाटर आता है, एंड दे आर कॉल्ड ऑस्टिया। इस ऑस्टिया से वाटर जाता है इस कैविटी के अंदर, और फिर यहां से वाटर निकल जाता है एक बड़ी ओपनिंग से, जिसे आप कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो अगर आप यहां पे गौर से देखो तो यहां पे आपको काइंड ऑफ कैनाल सिस्टम नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज स्पॉन्जेस। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल ऑन अर्थ बिलोंग्स टू द फाइलम। इस कायनात में जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा फाइलम, यानी कि आसान जबान के अंदर किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो क्या वो मोलस्का है? नहीं भाई। क्या वो एम्फीबिया है? नहीं भाई। क्या वो आर्थ्रोपोड है? यस, आर्थ्रोपोड वो वाहिद फाइलम है जो दुनिया की हर जगह पे मिलता है। गर्म से लेकर ठंडी से ठंडी जगह पे मिलेगा। एब्स? नहीं भाई, एब्स इज नॉट द राइट आंसर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द इनर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द मेनली द डाइवर्सिटी ऑफ। ठीक है, आपको आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल। इन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से हजारों डिफरेंट तरह के प्रोटीन कैसे बन रहे हैं? भाई उसका बहुत सिंपल सा मामला क्या है। आया वो पेप्टाइड बॉन्ड है? नहीं भाई, तमाम प्रोटीन के अंदर एक जैसा पेप्टाइड बॉन्ड है, तो प्रोटीन अलग क्यों हो सकता है? नहीं। अमाइनो एसिड सीक्वेंस विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, यस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो प्रोटीन है, एक है प्रोटीन वन और एक है प्रोटीन टू। प्रोटीन वन के अंदर तीन अमाइनो एसिड है, लेट्स से ए, बी, सी। ए अमाइनो एसिड, बी अमाइनो एसिड एंड सी अमाइनो एसिड। प्रोटीन नंबर टू के अंदर भी तीन अमाइनो एसिड्स हैं, बट पहले यहां पे है बी, फिर यहां पे है सी, फिर यहां पे है ए। तो क्या ये दोनों सेम प्रोटीन है? नहीं। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट हो गया। अब क्योंकि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट हो गया, इसलिए दे आर नॉट द सेम प्रोटीन्स। दैट्स व्हाई वी कैन से कि देयर आर मेनी प्रोटीन ड्यू टू द अमाइनो एसिड सीक्वेंस विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर अमाइनो एसिड सीक्वेंस आपने चेंज किया, प्रोटीन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। आर ग्रुप ऑन द अमाइनो एसिड नहीं, इसकी वजह से तो अमाइनो एसिड डिफरेंट तरह के होते हैं ना। या अमाइनो ग्रुप ऑन द अमाइनो एसिड नहीं, वो तो सेम होता है। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, इस जमीन पर सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? भाई वो स्टीरॉइड्स है? नहीं। क्या वो लिपिड्स है? नहीं। क्या वो प्रोटीन है? नहीं। सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड ऑन द अर्थ। दुनिया के जितने भी आपको प्लांट्स हैं उनके अंदर से क्या मिल रहा है? सेल्यूलोज। सो दैट्स व्हाई सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? आपको पता है HCl करता है? नहीं, वो तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। म्यूकस करता है? नहीं भाई। गैस्ट्रिन करता है? नहीं, गैस्ट्रिन तो एक हार्मोन है। क्या एंटेरोकाइनेज करता है? यस, एंटेरोकाइनेज इज एन एंजाइम विच इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम क्या करता है? बेसिकली ट्रिप्सिनोजन को ये एंटेरोकाइनेज सिक्रीट करता है, और ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। सिंपल। अब आ जाओ आगे। अब हमारे पास आता है, डैश आर द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूस HCl। ठीक है, HCl कौन प्रोड्यूस करता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि वो चीफ सेल्स करते हैं, नहीं। चीफ सेल्स क्यों नहीं करते भाई? चीफ सेल्स की बात करता हूं, इन्हें आप जाइमोजन सेल्स भी कहते हो, और ये पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं, तो ये तो काम नहीं करते। गॉबलेट सेल करते हैं? नहीं, ये तो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। जाइमोजन सेल्स नो, पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सिक्रीट करते हैं, एक तो HCl, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर भी कौन सिक्रीट करता है? जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है, यही पैराइटल सेल, जिसे आप ऑक्जेंटिक सेल भी कह सकते हो, सिक्रीट करता है। सिंपल। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट यूजुअली रिसीव द। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? आपको पता है मेरी बॉडी में हार्ट है, इस हार्ट के 4 चेंबर्स हैं, ठीक है। राइट साइड में जो भी ब्लड आ रहा है वो अपर साइड ऑफ द बॉडी और लोअर साइड ऑफ द बॉडी से आ रहा है। ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट साइड में, राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड जो कि ऊपर से आएगा किसके जरिए? सुपीरियर वेना केवा के जरिए, और नीचे बॉडी से आएगा इंफीरियर वेना केवा के जरिए। यहां पे जो भी ब्लड आ रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। जबकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड, और ये लंग से आ रहा है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है कि द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग, यानी कि TLC पूछ रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी पूछ रहा है। आपको पता है मेरे लंग्स के अंदर टोटल कितनी हवा भरने की जगह है? तकरीबन तकरीबन, इसको कुछ किताबें 5.8 लीटर्स भी लिखती हैं और कुछ 6 भी लिखती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर बनेगा, ये 6.7 गलत लिख दिया है इन्होंने, यहां पे आंसर बनेगा 6 लीटर्स। नो 7 लीटर्स, नो 2.5 लीटर्स, नो 5 लीटर्स। 5.8 जाके बनते, तो 5 नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनिटी इन विच टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, ये किसी सेल वेल की वजह से नॉर्मल ही नहीं होती, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। फिर हमारे पास दूसरी तरह की इम्यूनिटी आती है जिसे आप कहते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक होता है टी सेल की वजह से और एक होता है बी सेल की वजह से। टी सेल की वजह से जो इम्यूनिटी आती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या रिस्पॉन्स, CMI। जबकि बी सेल की वजह से जो भी इम्यूनिटी आती है उसे आप कहते हो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, HI। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि टी सेल की वजह से कौन सी इम्यूनिटी आ रही है भाई? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, नॉट हार्मोनल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है, यहाँ पे हार्मोनल लिखा हुआ है, नॉट फेगोसाइटोसिस, नॉट टिश्यू ग्राफ्टिंग। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, skin and mucus membrane are the part of the body defense system and they form the mucus or skin। ये दोनों, they are basically the part of innate immunity। किसका पार्ट है? innate immune system का पार्ट है। और ये क्या बनाते हैं? ये फिजिकल बैरियर बनाते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ना आ पाए। सो फिजिकल बैरियर इज द राइट आंसर। सिंपल। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट, साइट कहते हैं सेल को, ग्रेन्यूलो वो सेल्स जिनके अंदर, जिनके साइटोप्लाज्म में आपको दानेदार अपीयरेंस मिलती है, ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, वो कौन से हैं? आपको पता है जो हमारे पास WBC या ल्यूकोसाइट होते हैं, ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, दूसरे होते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट। ए ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर आता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अच्छा, ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर आता है न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इजोनोफिल। ढूंढ लो भाई। मोनोसाइट नहीं, यहां पे गया ऑप्शन,
न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल, बेसोफिल, यस दिस इज द राइट आंसर. बेसोफिल मैक्रोफेजेस नो, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस नो. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. फिर हमारे पास आता है इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड. कौन सी, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आप इंजेक्ट करते हो. एक्टिव वो होता है जो मेरी बॉडी खुद बनाती है. क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है. और पैसिव वो है कि मैं ले जाके एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाल दूं, बनी बनाई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाल दूं. तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी में बनी बनाई इम्यूनिटी, बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल रहा हूं. इन एंटीबॉडीज को आप इम्यूनोग्लोबुलेंस भी कहते हो. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, नॉट सीरम, नॉट इम्यूनोजेंस, नॉट एंटीजेंस. सिंपल. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मेनी, मॉर्फिज्म फॉर्म. तो बहुत सारी फॉर्म्स आपको किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की नजर आती है? पॉरीफेरा की नहीं, एनालिडा की नहीं, नीमाटोड की नहीं, इनकी तो एक ही फॉर्म होती है. अगर मैं निडेरियंस की बात करूं, निडेरियंस में आपको दो फॉर्म मिलती है, पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म से पॉलिप फॉर्म के अंदर जा सकता है. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और यहां पे आपको मेनी फॉर्म्स भी मिल रही हैं. सो दिस इज सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, ओके. फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिम्फेटिक वेजल ऑफ विलाय. विलाय आपको कहां मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. किस लिए? फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए. तो वहां पे जो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेजल मिलते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? एपिथेलियम कहते हैं? नहीं. एड्रीनल्स कहते हो? नहीं, वो तो ग्लैंड है. एफेरन लिम्फ वेसल्स कहते हो? नहीं, लैक्टियल्स का नाम देते हो. व्हाइट अपीयरेंस होती है इसलिए आप लैक्टियल्स कहते हो. फिर हमारे पास आता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द रोल ऑफ. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करवाता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? ये आपको नजर आ रहा है बहुत बड़ा लिपिड का ड्रॉपलेट. अगर इसकी डाइजेशन अच्छी से अच्छी करवानी है तो इसको आपने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करना है. दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ये कौन करवाता है? ये करवाता है बाइल. कौन करवाता है? बाइल. तो बाइल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन टेक पार्ट्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग के अंदर किसका मेजर काम है? अच्छा, यहां पे इम्यूनोग्लोबुलेंस का कोई काम नहीं है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर. ग्लोबुलेंस का कोई काम नहीं है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर. प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये दोनों ऐसे प्रोटीन है जिनका कुछ ना कुछ हद तक क्लॉटिंग के अंदर काम है. अब हम इनमें से कौन सा सही ऑप्शन माने? तो फिब्रिनोजन को आप इसलिए मान सकते हो क्योंकि नॉर्मली आपको आपके प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और इम्यूनोग्लोबुलेंस मिलते हैं. तो इसको आप मान सकते हो. अगर प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो वो भी सही है. ठीक है, वो भी सही हो सकता है. चलो, अब हमारे पास आता है इन फ्रीथीमा. फ्रीथीमा कहते हैं अर्थ फॉर्म को. लोकोमोशन अकर विद द हेल्प ऑफ. अर्थ फॉर्म के अंदर लोकोमोशन किससे होती है? मसल से होती है ऑब्वियसली. कौन से मसल्स होते हैं भाई? एक होते हैं पूरी बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनली पाए जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो सर्कुलरली पाए जाते हैं. उसके अलावा इसकी बॉडी से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं, दे आर कॉल्ड सीटा. तो इनके अंदर जो भी लोकोमोशन हो रही है वो सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सीटा के जरिए हो रही है. सिंपल. फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट. इनमें से इंसेक्ट कौन है? स्कॉर्पियन, नॉट अ इंसेक्ट. प्रॉन. ठीक है. अब यहां पे याद क्या रखना है? यहां पे याद रखना है कि इंसेक्ट का ताल्लुक आर्थ्रोपोडा से. ठीक है, पहले तो आप ये याद कर लो, आर्थ्रोपोडा से. सिंपल. अब क्या प्रॉन का ताल्लुक इंसेक्टा से है? नहीं भाई. माइट्स का ताल्लुक इंसेक्टा से नहीं, इसका ताल्लुक तो रैकेनिडा से. मौत का ताल्लुक, ठीक है, मौत का ताल्लुक जो है वो किससे हमारे पास? मौत का ताल्लुक हमारे पास इंसेक्टा से. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए. यहां पे आके हमारे तमाम के तमाम एमसीक्यूज डिस्कस हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू द रीजनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं. अगर मैं बात करूं रीजनिंग क्वेश्चंस की तो हमारे पास द फर्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन इज व्हाई फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों की बात करूं तो इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है दोनों के अंदर. लेकिन फैट ज्यादा एनर्जी क्यों प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट के? कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 4 ग्राम, ठीक है, तकरीबन 4 कैलोरीज जो है वो 1 ग्राम जो है वो दे रहा होता है अप्रोक्सीमेटली.
लेकिन फैट वही 9 या 10 दे रहा होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो फैट ज्यादा एनर्जी क्यों दे रहा है? अगर मैं फैट्स की बात करूं या लिपिड्स की बात करूं, तो लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन बहुत थोड़ा होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों ज्यादा अमाउंट के अंदर है। इस कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में यहां पे कार्बन हाइड्रोजन तो ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कम है। इसलिए अगर आप गौर से देखो तो यहां पे बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्योंकि लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हैं, इसीलिए इसीलिए हमारे पास लिपिड्स जो होते हैं वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट के। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, स्टेयरिन, ठीक है। स्टेयरिन एक लिपिड है। अगर मैं इसे देखूं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C57H110O6। देखो ऑक्सीजन कितना कम है, कितना कम है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि ज्यादा होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है? देखो आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जिसके बगैर रिएक्शन ना हो सके। अब फॉर एग्जाम्पल एक सबस्ट्रेट है, दो सबस्ट्रेट है, इनको मिला के आपने एक प्रोडक्ट बना दिया। अगर इन दोनों को मिलाना है तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल पहले एंजाइम के बगैर एनर्जी चाहिए थी 100 जूल, अब चाहिए सिर्फ 10 जूल। सिंपल। कैसे? बेसिकली ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम बाइंड कर जाता है इन सबस्ट्रेट के साथ। भाई एक सबस्ट्रेट वो होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एक की कम होगी। ये इनके साथ बाइंड करेगा और 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 इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। सिंपल। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, फॉर एग्जाम्पल ये एक एंजाइम है, ये इस तरीके से पड़े हुए इनको इनको पहले अगर आपने करीब लेकर आना है तो पहले आपको इसके लिए एनर्जी चाहिए। ये एंजाइम क्या करता है, इनकी एक्टिव साइट को इनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज करता है। अब वो एनर्जी जो पहले स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाने के लिए चाहिए थी, वो तो एंजाइम ने अपना काम खुद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है बाय एक्चुअली बाइंडिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट। और दूसरी बात ये कि सबस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेकर आ रहा है ताकि क्या हो सके, आराम से रिएक्शन हो सके। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई फैट आर इजीली डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। फैट इतनी जल्दी एंजाइम से डाइजेस्ट कैसे हो जाता है? ठीक है, अब जरा सुनना गौर से। पहली बात, फैट की डाइजेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बाइल का। अभी मैंने आपको बताया ये बाइल क्या कहता है, इतना बड़ा फैट का ड्रॉपलेट है, इस इतने बड़े फैट के ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छी तरीके से एंजाइम काम कर सकेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले इतना बड़ा ड्रॉपलेट था, सिर्फ इतना सा सरफेस एरिया था, अब देखो कितना बड़ा सरफेस एरिया हो गया। अब क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, एंजाइम आसानी से काम कर पाएगा। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। सर ये लाइपेज कहां से रिलीज होता है? पेनक्रियास से। पेनक्रियास से रिलीज होने वाला ये लाइपेज जाएगा और जाके इसके ऊपर काम करेगा, और इस लाइपेज की मदद से आप बहुत आसानी से फैट को तोड़ दोगे। एक तो पहले आपने ऑलरेडी फैट को इतना स्कैटर्ड कर दिया, लिपिड को इतना स्कैटर्ड कर दिया, और फिर सारी कहानी हो गई। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द ब्लड ऑफ इंसेक्ट इज कलरलेस। कि इंसेक्ट का ब्लड कलरलेस क्यों होता है? अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो अगर कभी आप कॉकरोच को चप्पल मारो तो आपको नजर आएगा उसकी बॉडी से रेड खून नहीं निकलता। वजह, क्योंकि मेरी बॉडी में ब्लड का जो कलर है वो रेड इस वजह से है कि इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है जिसे आप कहते हो हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस रेड होती है। इंसेक्ट के अंदर आपको किसी किस्म का हीमोग्लोबिन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता सर? क्या ऑक्सीजन उसको ट्रांसफर नहीं करनी? करनी है।
लेकिन वहां पे ट्रेकियल सिस्टम है, ये ट्रेकियल सिस्टम आराम से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो वहां पे हीमोग्लोबिन वाला काम नहीं होता, बिकॉज हीमोग्लोबिन नहीं है, रेड अपीयरेंस नहीं है, तो सिंपल कलरलेस हो गया ब्लड, या येलोइश हो जाता है। येलोइश क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है लिम्फ के साथ, जिसे आप हीमोलिम्फ कहते हो। हीमोलिम्फ, सिंपल। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक किडनी ली और एक बंदे को लगा दी, ट्रांसप्लांट किया, ये ट्रांसप्लांट रिजेक्ट क्यों हो जाता है? इसमें बी सेल का क्या रोल है? देखो, बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, सबसे पहले ये पहचानते हैं कि भाई जाहिर सी बात है एक बंदा है, उसको मैंने बाहर से किडनी लाके लगाई। अब जब बाहर से किडनी लाके लगाऊंगा तो पहले भले से मैं मैच कर लेता हूं कि भाई दोनों के ऊपर, दोनों के सेल के ऊपर जो प्रोटीन है वो सेम है या नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने उसको लगाया, उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स ने पहचान लिया कि ये तो बाहर से आया हुआ सेल है। कैसे पहचाना? इस सेल के ऊपर आपको प्रोटीन मिला, जैसे आपने क्या कहा, एंटीजन का। इस एंटीजन से मेरी बॉडी ने पहचान लिया भाई ये मेरी बॉडी का अपना सेल नहीं है। एंटीजन इज जस्ट लाइक शिनाख्ती कार्ड। शिनाख्ती, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई शो यू आर अ पाकिस्तानी, तो आप क्या दिखाओगे? शिनाख्ती कार्ड। इसी तरह अगर किसी के पास ना हो, कोई दूसरा कार्ड हो, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी नहीं है, सिंपल। इट मींस कि मेरी बॉडी के सेल्स एंटीजन से पहचानते हैं। अब एंटीजन से पहचाना, और ये बी सेल्स ने क्या किया, खुद को कन्वर्ट किया प्लाज्मा सेल्स के अंदर। इन प्लाज्मा सेल्स ने रिलीज करना शुरू की एंटीबॉडीज। इन एंटीबॉडीज ने इन एंटीजन पे जाके हमला कर दिया और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने लगाया था सही करने के लिए, बॉडी ने सेल्स ही डिस्ट्रॉय कर दिए। ट्रांसप्लांट क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, सिंपल। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज? गैसेस एक्सचेंज का क्या, गैसेस एक्सचेंज में रेस्पिरेटरी सरफेस का क्या रोल है? रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होती है जिससे आप गैसेस की डिफ्यूजन आराम से कर सको। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एल्वोलाई, दिस इज ब्लड। तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस है। अब अगर मैं इस रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करूं, तो अगर आपने गैसेस एक्सचेंज आराम से करना है, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर से अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर डालना है, तो इस रेस्पिरेटरी सरफेस को पहली बात है थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ताकि आराम से डिफ्यूजन हो सके। मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए, ज्यादा से ज्यादा आप ऑक्सीजन को डाल सको। सो दिस इज द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर द गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पे आके रीजनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फिर हमारे पास आता है राइट शॉर्टली अबाउट द नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। अब नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्टली अबाउट द मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड और इनकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, वही टेट्रोज, ट्रायोज वगैरह, सही है। फिर हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो आप सिंपल चार डिफरेंसेस लिख दोगे। फिर हमारे पास आता है इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस इन द प्लेटियल मेंथिस। ठीक है, एडेप्टेशंस लिखनी है प्लेटियल मेंथिस के अंदर। क्रेनेटाई, रेटेटाई, यानी कि फ्लाइंग बर्ड्स और नॉन फ्लाइंग बर्ड्स, सिंपल। फिर हमारे पास आता है ब्रीफली अबाउट द सिलिवरी ग्लैंड एंड स्लाइवा। स्लाइवरी ग्लैंड्स और स्लाइवा के बारे में सिंपल लिखना है, एंड पेप्टिक अल्सर के बारे में लिखना है, सिंपल। यहाँ ये हो गए हमारे नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। अब आ जाओ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के ऊपर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अंदर आपने लिपिड को डिफाइन करना है डिटेल में, और फिर उसकी टाइप्स लिखनी है, कोई भी तीन टाइप्स लिख दो। ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल, इसी तरह वैक्सेस, इसी तरह और भी फॉस्फोलिपिड्स, ये सारी चीजें आ जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन डिफेंसिव बैरियर्स इन ह्यूमन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, आपने लिखनी है, सही है। एंड दिस इज द मशहूर जमाना क्वेश्चन कि आपने एनालिडा या आर्थ्रोपोडा के बारे में लिखना है। तीन बड़े इंपॉर्टेंट फाइलम होते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फाइलम है, एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फाइलम है। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, और ब्रीदिंग मैकेनिज्म लिखो, और ट्रांसपोर्टेशन लिखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पे आके हमारा जो जोलॉजी का डीजे साइंस कॉलेज का पेपर था वो कंप्लीट होता है। मैंने रीजनिंग क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और इस पीडीएफ के अंदर रीजनिंग क्वेश्चन की डिटेल जो भी रिटन पैटर्न है वो मौजूद है। तो ये इंशाल्लाह आपको
कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस कॉलेज के पेपर को भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे, और किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।